जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य अध्ययन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पीईटी 2022 द्वारा आयोजित की गई परीक्षा का प्रश्न पत्र देखेंगे। यह परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में आयोजित की गई थी। तो इस परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के जो कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से 40 प्रश्नों को इस क्लास में शामिल किया गया है, जबकि 10 प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित थे उन्हें इस क्लास में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उन प्रश्नों को से अब किसी प्रकार का कोई लाभ आगे देखने वाला नहीं है। चलिए, तो सामान्य अध्ययन के इन 40 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। पहला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों शुरू किया था, इसके पीछे कारण था, यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था। यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर दी गई थी। गांधी जी ने आंदोलन टालने का प्रयास किया, परंतु तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा न्यायोचित मांगों को न माने जाने पर उन्होंने आंदोलन का निर्णय लिया और इसके फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद के कोचरब नामक गांव में बना हुआ था, से एक ऐतिहासिक दांडी यात्रा अर्थात नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया। तो ऑप्शन में दांडी और अहमदाबाद दोनों था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अहमदाबाद होगा, क्योंकि नमक सत्याग्रह का प्रारंभ दांडी यात्रा से ही माना जाता है और इसका प्रारंभ 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद से हुआ था। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया, यानी जो भारत का शासन था अब उसका नेतृत्व कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। और इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा किया गया था, जिसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसे 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था और इस उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय है कैस्पियन सागर झील। ध्यान रखें कि पृथ्वी पर कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ा स्थलीय निकाय है, अर्थात सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसकी सीमा यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस,
ईरान तथा कजाकिस्तान देशों से घिरी हुई है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। यदि सुपीरियर झील की बात करें तो यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और बैकाल झील रूस में स्थित है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के वायसराय थे। यदि सी राजगोपालाचारी के बारे में बात करें तो ये भारत के एक जाने माने वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक भी थे। आज़ादी के पश्चात जब गणतंत्र भारत बना तो 10 अप्रैल 1952 से लेकर के 13 अप्रैल 1954 तक ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो वह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत भारत से अलग किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही 1937 में बर्मा को भी भारत से पृथक किया गया था। इस एक्ट की यदि बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं तथा दासता का अधिकार पत्र कहकर पुकारा था। इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को और जो प्रशासनिक विषय थे उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय रखे गए थे और समवर्ती सूची जिसके अंतर्गत 36 विषय रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो वैसे तो इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह द्वारा ज्ञानी प्रीतम सिंह की प्रेरणा से की गई थी, परंतु इस प्रश्न का उत्तर UPSSC आयोग द्वारा सुभाष चंद्र बोस माना गया है। इसके पीछे कारण क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को विधिवत रूप से इसकी कमान संभाली थी। शायद आयोग ने इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर सुभाष चंद्र बोस माना है। लेकिन यदि इंडियन नेशनल आर्मी की बात किया जाए तो इसके गठन का सबसे पहले विचार ज्ञानी प्रीतम सिंह के दिमाग में आया था, जो कि बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत गदर पार्टी के एक सदस्य थे। इन्होंने जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना के गठन करना चाहते थे और जापान के एक मेजर आईवाची फुजावारा के साथ मिलकर के कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। अर्थात INA को व्यवहारिक रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने गठित किया था, जबकि यह मेजर आईवाची फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह के मस्तिष्क की उपज थी। लेकिन जापानियों से बाद में वैचारिक मतभेद हो गए, जिसके चलते मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और INA के नेतृत्व में रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया।
इसे ही द्वितीय नेशनल आर्मी की संज्ञा प्रदान की जाती है और शायद इसी कारण आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। ध्यान रखें कि सागौन दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पौधों में से एक है और भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? इसे मानसून का फटना या प्रस्फोट कहा जाता है। ध्यान रखें कि यदि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाए और कई दिनों तक लगातार जारी रहे तो इस घटना को मानसून प्रस्फोट या मानसून विस्फोट कहा जाता है। मानसून शब्द की बात करें तो ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन। GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो GMT का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ये ग्रीनविच एक स्थान है जो कि लंदन में स्थित है। ध्यान रखना है कि ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड के निकट लंदन के शून्य देशांतर पर स्थित एक स्थान है जिससे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। भारत में 82.5 देशांतर पूर्व यामोत्तर को मानक माध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा पर वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय मानक समय माना जाता है। और ध्यान रखें कि 82.5 देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। और हमारे भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, जिसकी चर्चा पिछली क्लास में हम लोगों ने की थी। प्रतिवर्ष प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अशोधित जन्म दर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा क्रूड बर्थ रेट। ध्यान रखिए कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को अशोधित जन्म दर या क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। अशोधित जन्म दर बराबर होता है किसी विशेष वर्ष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कुल 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्यान रखें 14 जुलाई 1969 ईस्वी को 50 करोड़ की प्राधिकृत या इससे अधिक धनराशि वाली 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और वर्ष 1980 में 200 करोड़ की जमा पूंजी वाली 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्यान रखने योग्य बात है कि अनुसूचित बैंक का आशय किस है? अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक को कहा जाता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं और वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल 12 है। तो कुल वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 12 है, लेकिन 1969 में कितनी का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 का। 80 में कितने का किया गया था? 6 का। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र, कौन से क्षेत्र आरक्षित हैं? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन,
क्षेत्र मुख्य रूप से आरक्षित था। ध्यान रखें कि 1991 के आर्थिक सुधारों में भारत सरकार ने 3 क्षेत्र ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए थे: परिवहन और रेलवे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु खनिजों का खनन। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखें, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे। ध्यान रखें, योजना आयोग का उद्देश्य देश के संसाधनों के सार्वजनिक, प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। और आप सभी को पता होगा कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और यदि पूछ लें कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी हैं। और यदि सचिव पूछ लें CEO, तो BVR सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, अर्थात हमारे भारत में लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है और आज भी हमारे देश की 51% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से संलग्न है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग, मत्स्य पालन एवं खनन आदि को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो पंजाब को चुना गया था। ध्यान रखें कि हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के लिए भारत में प्रारंभिक स्थल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया था और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में की गई थी। परंतु भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इत्तेफाक की बात है कि आज 28 सितंबर 2023 को हम आपको हरित क्रांति के बारे में बता रहे हैं और आज ही हमारे भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी का निधन हुआ है। 98 वर्ष की उम्र में आज 28 सितंबर 2023 का इनका निधन हो चुका है। देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। इन्होंने उस दौर में भारत में हरित क्रांति लाई जब देश कई विश्व युद्धों के पश्चात कई द्विपक्षीय युद्धों से भी ग्रस्त था और बड़ी समस्याओं का सामना भारत कर रहा था। उस दौरान एक आशा की किरण के रूप में भूखमरी समस्या से निपटने के लिए हरित क्रांति लाने का श्रेय इनको जाता है और इसकी शुरुआत इन्होंने चूँकि वर्तमान उत्तराखंड के पंतनगर से की थी, इसलिए पंतनगर को हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। और चूँकि आज इनका पुण्यतिथि है, आज के दिन इनका निधन हुआ है, तो हम लोग 28 सितंबर 2023 को आज MS स्वामीनाथन जी को सत नमन करते हैं और देश सदैव उनके इस योगदान को याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में की गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 27 में
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नया डीपीएसपी अर्थात राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसका उल्लेख आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में किया गया है। यदि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए कुल मिलाकर के 3 अनुच्छेद थे। एक अनुच्छेद 39 का जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 43 का में उद्योग और अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्यजीवों की रक्षा पर बात कही गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ध्यान रखें दिए गए विकल्पों में से अगर इन विकल्पों को ध्यान से देखा जाए तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना और भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सभी भारत के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। इनकी कुल संख्या 11 है और इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा पाया जाता है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन की खोज आप सभी को पता है कि 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इन्होंने इसे लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था और यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व जो सबसे हल्का भी है और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया भी जाता है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में कौन सा तत्व लेपित होता है? तो टेफ्लॉन लेपित होता है। ध्यान रखेंगे नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उन पर टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरोबहुलक होता है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 21 क्या दिया गया है इसमें कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। अनुच्छेद 245 में क्या प्रावधान किए गए हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कानून बनाने की बात इसमें कही गई है। आप सभी को बता दें कि भारतीय संविधान का जो भाग 11 है उसमें अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य की विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य तथा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में कही गई है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है। ध्यान रखें सरकारिया आयोग का गठन भारत के पूर्व न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। राज्य पर संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था। ध्यान रखें कि सरकारिया आयोग में जो 2 अन्य सदस्य थे उनमें से एक का नाम था बी शिवरामन और दूसरे थे डॉक्टर SR सेन। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि सरकारिया आयोग में 2 अन्य सदस्य कौन थे? बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे। प्रकाश वर्ष किसकी एक माप है? तो आप सबको पता है कि प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी की माप है।
यानी खगोलीय दूरियां मापी जाती हैं इससे। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। ध्यान रखिए कि खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह पारसेक होती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होता है? डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारी पृथ्वी पर विद्यमान सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्ट गैंगेटिका होता है। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णकुली तथा सांगू आदि नदी प्रणालियों में पाई जाती है। यह गंगा डॉल्फिन केवल मीठे और ताजे जल में ही रहती है। वास्तव में यह दृष्टिहीन होती है। इसे IUCN ने रेड लिस्ट की संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। और आप सभी को बता दें कि 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। यही कारण है कि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। पौधों के विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और उसकी अवधि, इन तीनों से पौधे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखना है कि तापमान, प्रकाश और जल एवं मृदा के पोषक तत्व, ये सभी किसी पौधे के विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कंपोनेंट्स अर्थात अवयव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है? तो ध्यान रखें, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। यहाँ की 93% से अधिक आबादी वहाँ की मूल निवासी है। लक्षद्वीप में छोटे बड़े कुल मिलाकर के 36 द्वीप शामिल हैं। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 3 उपद्वीप समूह भी शामिल हैं। अमीन दीव द्वीप समूह, लेका डाइव द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह, ये तीनों उपद्वीप समूह हैं। ध्यान रखें, यहाँ के सभी छोटे द्वीप प्रवाल मूलक अर्थात एटॉल के उदाहरण हैं और चारों तरफ से ये फ्रीजिंग रीफ से घिरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कुल राज्यों की संख्या 5 है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय भू सीमा वाला राज्य बांग्लादेश है, जो 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इससे भारत के कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड एक यूरोपीय देश है और इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है जलोटी। पोलैंड की राजधानी है वारसा और पोलैंड यूरोप महाद्वीप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था जिसे नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की यदि बात करें तो उनकी संख्या 8 है, जिसमें सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम था जो तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी ओडिशा का, जबकि सत्रिया असम का है और मणिपुरी मणिपुर का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, अनुच्छेद 85(2) के तहत।
ध्यान रखेंगे आर्टिकल 85 सब क्लास 2 के तहत ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से यह आग्रह किया कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे। इस आधार पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो केरल के कोच्चि में स्थापित है। ध्यान रखें 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंच करके भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। और जब यह केरल पहुंचा था तो वहां के एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था जमोरिन, उन्होंने इसका भव्य स्वागत किया था। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा यह प्रश्न, हम आपका कमेंट देखेंगे कि वास्को डिगामा किस पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। ध्यान रखें थॉमस कप, उबेर कप, सुदरी मन कप, अब्दुल रहमान कप बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि शारजाह कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान किसकी आत्मकथा है? तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ध्यान रखें कि इस आत्मकथा के सह लेखक मिस्टर अरुण तिवारी भी थे। इसमें APJ अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर के लगभग 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित यह पुस्तक 13 भाषाओं में अनुदित हो चुकी है अब तक। APJ अब्दुल कलाम की यदि अन्य पुस्तकों की बात करें तो इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, भारत की आवाज़, टर्निंग पॉइंट्स और इग्नाइटेड माइंड्स इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन और फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए अपेक्षित परिणाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर को फिर से लगाने वाले मुगल शासक कौन थे? तो यह औरंगजेब था। ध्यान रखिए जजिया एक प्रकार का इस्लामिक शासक द्वारा या मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था और इस कर को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि 712 ईस्वी में एक अरब आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर आक्रमण करके सिंध क्षेत्र पर अधिकार किया और सिंध प्रांत के देवल में ही इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। और इसको फिर से लगाने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब। और ध्यान रखें ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक पूछा जाए तो वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे का विकास। ध्यान रखें लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के दौरान संचालित की गई थी, जो अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। ध्यान रखें विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र में कुल 5 तंत्र अर्थात 5 भाग हैं, इसी कारण इसको पंचतंत्र नाम दिया गया है। इस पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया था और इस पुस्तक में जानवरों को पात्र बना करके
शिक्षाप्रद बातें लिखी गई हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो पंचतंत्र है इसके फारसी अनुवाद को अनवर ए सुहेली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, किस मुद्रा में दिया था, यह आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में दिया था। ध्यान रखेंगे, यह उन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया गया था जो गौतम बुद्ध को बोध गया में छोड़कर चले आए थे। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। इसने 4वीं शताब्दी में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ध्यान रखें कि प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और यह गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसे भारत का नेपोलियन इतिहासकार स्मिथ महोदय ने अपनी पुस्तक द नेचुरल हिस्ट्री में कहा था। तो इस प्रकार से इन 40 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से हम लोग देख चुके हैं। आगे की 2 क्लास में 2022 पेट में 16 तारीख के 2 शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। आशा है कि यह क्लास आप सभी को आगामी यूपी SSSC पेट परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।